एलएलपी चालू करना है। सर हाँ सर वो इंडोर मैनेजमेंट में जो एक्सेप्शन थे उसमें फॉर्जरी वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। फॉर्जरी वाला, ओके। हाँ। फॉर्जरी का केस ऐसा है कि सपोज मैं कंपनी हूँ, बीइंग कंपनी मैंने एसआर पास करना चाहिए था। एसआर पास करने के बाद में एक रिटर्न एविडेंस होना चाहिए था मेरे पास में, जिसपे सारे डायरेक्टर्स की साइन है कि यस वी हैव पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन करके, ताकि वो इसको फुल प्रूफ मान के जब मैं बैंक वाले को दूंगा तो बैंक वाला उसको एक्सेप्ट करके मुझे सुबह का जो लोन था अपना 25 लाख का वो लोन देगा। करेक्ट है? ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मैंने एसआर तो पास किया नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया, उस पर लिख दिया कि हाँ हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि हमने एसआर पास किया, और उस पर 10 डायरेक्टर के बिहाफ पे मैंने अकेले ने साइन कर दी। किसी को कुछ पता नहीं था इसके बारे में। मैंने ये फॉर्जरी किया और ये फॉर्जरी वाला कागज लेके जाके मैंने बैंक वाले को दे दिया, और बैंक वाले ने मेरे को उसके बिहाफ पे, सिंस उसके पास में एक रिटर्न एविडेंस था, उसके बिहाफ पे 25 लाख रुपए का लोन दे दिया। ऐसे केस में भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डायरेक्ट जो बैंक का मैनेजर है उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमेशा जो इक्वेशन बना है, कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो नल एंड वॉइड बन के रह जाएगा। आया ख्याल में? फॉर्जरी के केस में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने ही नहीं वाला है, तो ये मत सोचना कि इसमें होगा या नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्जरी था, वो फ्रॉड था। पैसा कंपनी को वापस पूरा 25 लाख देना पड़ेगा। ये मत सोचना सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो 25 लाख हम पचा लेंगे, क्या पचाओगे? नहीं, 25 लाख का पूरा के पूरा उसको सामने वाले को देना आपको पड़ने वाला है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड रहेगा। समझा? रिया की क्वेरी थी, किसकी क्वेरी थी? हाँ, मेरी थी। ओके। आया वीडियो, आया, आ गया। अक्षय, एलएलपी है, एलएलपी मत करना। लिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इज पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब क्या होगा, पहले तो लिमिटेड, लिमिटेड का वर्ड कुछ समझने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड तो लिमिटेड होगा। लाइबिलिटी मतलब उधारी, ये दो इससे मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा मतलब है मुझे इससे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए हम बनाते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म हमने जब बनाया था तब हमने समझा था कि पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटी होती है वो लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? लेट्स से एक बैलेंस शीट है, एसेट साइड है 100 रुपीज, लाइबिलिटी साइड है 150 रुपीज। मेरी एसेट से एक्सीड कर गई मेरी लाइबिलिटी, तो ये जो 50 रुपया का एक्स्ट्रा आया है, ये 50 रुपए का लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? सारे पार्टनर्स को। सपोज इसमें 5 पार्टनर्स है, तो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, अज्यूमिंग कि उनका पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। दिक्कत यह है कि ये वाला जो पार्टनर है ए बी सी डी ई, ये जो 5 पार्टनर है ना, उसमें का जो डी वाला पार्टनर है उसने जो टोटल कैपिटल लगाया था ना फर्म में, वो लगाया था खाली 3 रुपए का। तो जब उसने कैपिटल लगाया है 3 रुपए का, तो उसको 10 रुपए पे करने को आने वाला है। मतलब उसका प्रॉफिट जो उसने कमाया है 3 रुपए का वो तो गए, और 7 रुपए उसको कहां से लेके आना है? अपने घर से लेके आना है। सर इसके घर में भी जो सारी एसेट्स है ना वो सब मिला के है 5 रुपए की, तो 3 रुपया प्लस 5 रुपया हो गया 8 रुपया। इसके बाद में सर 2 रुपया तो उल्टा अपना लेना मतलब बच गया है। ये बेचारा कंगाल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इसकी पर्सनल एसेट सारी बिक गई। इस केस में उसकी सारी पर्सनल एसेट्स बिक जाएगी तो भी चलेगा, बट ये 10 रुपए की लाइबिलिटी या जितनी भी वो लाइबिलिटी पे कर सकता है, इन दिस केस 8 रुपीज,
वो उसको पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा, सिंस उसकी लाइबिलिटी इन अ पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज स्टैंड्स टू अनलिमिटेड। सर मुझे पार्टनरशिप फर्म ही बनाना है लेकिन लाइबिलिटी अपनी लिमिट रखना है। पार्टनरशिप में तो कोई क्लॉज नहीं है लाइबिलिटी लिमिट का, क्योंकि पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट। तो मुझे ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म बनानी है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहे, तो मैं बनाऊंगा एलएलपी, दैट्स इट। एलएलपी में इसके लिए बनाता हूं क्योंकि वो एक पार्टनरशिप फर्म है लेकिन उसके अंदर उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो काफी लिमिटेड होती है, करेक्ट है। और जैसे ही लाइबिलिटी लिमिट हो जाएगी इन केस ऑफ पार्टनर्स, इकलौती एक ही ऐसी और चीज है, एक एंटिटी है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो होती है कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है ना, इसी के लिए जो एलएलपी है वो पार्टनरशिप से बड़ा है, ऊपर आता है लेकिन कंपनी के नीचे आता है। आया ख्याल में? सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसको गवर्न करने वाला है एमसीए, इसको गवर्न करने वाला है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट, और एलएलपी को एमसीए भी गवर्न करता है और ये भी गवर्न करेगा। आया ख्याल में? कोई डाउट इसमें? पलक ऑनलाइन है? पलक नहीं दिख रही, पलक है, ओके। ये वाला नहीं है आपके पास पीडीएफ इसका? एक मिनट, पलक मैंने ग्रुप में डाला है, देख लेना। चलो सिंपल है ये, चैप्टर में ज्यादा कुछ लोड नहीं है, सीधा सीधा चैप्टर चलेगा ये। एलएलपी इज अ, ये यहां से पढ़ो, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ऑल्टरनेटिव है किस चीज का? एक बिजनेस व्हीकल का, जिसको बीवी बोलते हैं। बीवी मतलब बीवी वाइफ वाली बीवी नहीं, बीवी, बिजनेस व्हीकल। बिजनेस व्हीकल मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो बिजनेस करता है। एचयूएफ बिजनेस करता है, प्रोप्राइटर बिजनेस करता है, कंपनी बिजनेस करता है, तो ये एक हो गया बिजनेस व्हीकल। दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी at the lower compliance but also allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as the traditional partnership। मतलब इसमें पार्टनरशिप की भी गुण है और कंपनीज एक्ट के भी गुण है। पार्टनरशिप से ज्यादा है लेकिन कंपनी से कम है। The LLP is a separate legal entity and while the LLP itself will be liable for the full extent, LLP itself would be liable for the full extent of its assets and the liability of the partners will always be limited। मैंने वही बोला, पार्टनर्स की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहने वाली है। ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको मत करो, कोई डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये वाली नहीं पूछने वाले हैं। पार्टनर्स पे आते हैं। पार्टनर्स, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर इन एलएलपी। कौन कौन इंसान एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है? एनी, कोई भी बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी। हाउएवर द इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। अगर ये तीन है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है। कौन सा? लॉजिकल है। इफ ही हैज बीन फाउंड of unsound mind by the court of competent jurisdiction। अगर पता चला कि वो अनसाउंड माइंड का है, जो नए बच्चे हैं, अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग में से आवाज आती है वैसा नहीं, अनसाउंड माइंड मतलब पागल है, लूनेटिक है। एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स मतलब फाइंडिंग चल रहा है।
ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज मतलब उसको हमने डिस्चार्ज नहीं दिया है, वो अभी भी इंसॉल्वेंसी के प्रोग्रेस में है। जैसे विजय माल्या इज डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, उसको डिस्चार्ज कर दिया कि भाई तू हो चुका है इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज मतलब जो अभी तक होने का है, वो इंसान पार्टनर्स में एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता है। और सेकंड, he who has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending, इसका मतलब ही वो अनडिस्चार्ज्ड है। जिसने खुद ने अगर कोर्ट में अप्लाई किया कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, कि मैं मेरे पास में एसेट्स कुछ नहीं बची है कि लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दूं, ऐसे टाइम पे जो कोर्ट रहेगा अगर उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है तो वो इंसान कभी भी किसी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। अगर एप्लीकेशन पेंडिंग होने के बाद में काम हो गया, उसको डिस्चार्ज मिल गया, उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद में ऐसा हुआ कि वो इंसॉल्वेंट नहीं है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, तब वो जाके पार्टनर बन सकता है, क्योंकि अब वो अनडिस्चार्ज नहीं, अब वो डिस्चार्ज है। क्लियर है? तो बेसिकली पार्टनर कोई भी इंसान बन सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है, एक्सेप्ट 3 वेयर ही हैज बीन फाउंड ऑफ एन अनसाउंड माइंड बाय द competent jurisdiction, second who has been declared as an undischarged insolvent, और third जिसने एप्लीकेशन दिया है इंसॉल्वेंसी के लिए and his application is still pending in the competent court। क्लियर है? चलो उसके बाद में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स होने जरूरी है। रिया हेल्प करना, 2 डायरेक्टर्स कौन से कंपनी में होना मिनिमम है? हाँ, प्राइवेट। ईशा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी? 15। बुलबुल है तेरे बाजू में? बुलबुल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? तू थप्पड़ खाएगी एक दिन वापस। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? You sure? Yes. पार्थ, पार्थ तू म्यूट पे। हर्षा, हर्षा नहीं है इसमें कनेक्टेड है ना? हर्षा है ना? हर्षा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? टू या 3? यू श्योर? कृतिका, सिमरन, आकांक्षा, साक्षी, नितेश, हाँ 2, बुलबुल, बुलबुल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी? 2 या 3? जा जल्दी देख कंपनीज एक्ट में कहा दिख रहा है। 2 आया 2 बराबर? हाँ। और मैक्सिमम पब्लिक में? हाँ, अच्छा। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। सर हमारे इसमें 2 पार्टनर्स थे, एक थी ईशा, एक थी बुलबुल। मिनिमम दोनों मिनिमम 2 होने चाहिए थे, 2 है, लेकिन बुलबुल को मैंने डांटा तो इसको हार्ट अटैक आ गया, ये चली गई। अब एक ही पार्टनर बचा है, क्या होगा? एलएलपी रहेगी या खत्म हो जाएगी?
एलएलपी रहेगी, आपके पास में 6 महीने तक का टाइम है, ईशा के पास में 6 महीने तक का टाइम है कि वो एक नया पार्टनर लेके आ जावे। आया ख्याल में? सर 6 महीने के बाद में भी उसको बुलबुल जैसा कोई और पार्टनर नहीं मिला तो 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद में उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी। जो अभी तक लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड थी ना, वो ऑटोमेटिक उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी। मतलब एलएलपी चलेगी, हाँ एलएलपी चलेगी, लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बन जाएगी। और एक ही इंसान है और लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब बेसिकली एलएलपी नहीं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बन चुकी है। आया ख्याल में? चलो, if at any time the number of partners of a LLP is reduced below 2, ये देख reduced below 2 हो गया। एक्चुअल में 2.5 मेंबर थे इसमें, ईशा और ठीक है, मतलब थे 2 मेंबर थे, हाँ। एंड द LLP कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, मोर देन 6 months हो गए कि एक ही डायरेक्टर उसमें काम कर रहा है, एक ही पार्टनर काम कर रहा है, वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस मतलब एक। The person who is the only partner of LLP during that time, who is the only partner right now? Isha. हाँ, during the time that it so carries on the business after those 6 months and has the knowledge, और उसको knowledge में है कि अभी अपन अकेले ही पार्टनर बने हैं, shall be personally liable for the obligation of the LLP incurred during that period. उसकी liability basically that is her liability shall be unlimited. आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? ओके। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होना चाहिए सर इसमें। कैसा होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? Every LLP shall have at least 2 designated partners who are individual. याद रखना ये वाले पार्टनर्स इंडिविजुअल होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं चलते। यहां हमने पार्टनर्स में बोला था कि वो इंडिविजुअल भी चलेगा और बॉडी कॉर्पोरेट भी चलेगा, लेकिन यहां पे देख लो वो क्या बोलता है, वो बोलता है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल होने चाहिए। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब ये दो में से कोई भी एक, शैल बी द रेसिडेंट इन इंडिया, वो इंडिया में रहना चाहिए, रेसिडेंट रहना चाहिए। सर रेसिडेंट मतलब क्या होता है? रेसिडेंट का मतलब इधर आके समझेंगे कि रेसिडेंट मतलब क्या। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, मतलब मोर देन 182 डेज। रेसिडेंट हम उसको बोलेंगे जो इंडिया में 182 दिन से कम नहीं रुका है, मतलब बेसिकली 182 दिन से ज्यादा रुका है, वो रहेगा रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है। If in LLP all the partners are body corporate, or in which one or more partners are individual and the body corporate, at least 2 individual who are partner of such LLP or body corporate shall be the designated partner। मतलब अगर body corporate है तो उसके कम से कम 2 लोग designated partner होने चाहिए। यहाँ अपन ने देखा ना, यहाँ पे 2 लोग होने चाहिए। ये इंडिविजुअल है इसलिए ठीक है, बाकी अगर एक LLP में सारे डेजिग्नेटेड सारे बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसमें से अपन इंडिविजुअल को कैसे निकालेंगे? तो वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसके कम से कम 2 मेंबर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। आया ख्याल में? ठीक है। अब टाइम पास है, बहुत बार क्लास में कर लिया अपन ने। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और सैलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी? सर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी रह सकती है, उसको परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? वंश। कंपनी का मालिक मर जाए, मतलब यहाँ पे एलएलपी का मालिक मर गया तो भी कंपनी को या एलएलपी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी और एलएलपी चलती रहेगी। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी। रिया, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? ओनर अलग और उसका मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, कंपनी के मालिक अलग। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हर पार्टनर एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। जैसे अपन ने पार्टनरशिप में पढ़ा था, एक पार्टनर पूरे फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है तो दूसरा पार्टनर भी पूरे फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। एलएलपी एग्रीमेंट अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप एक्ट में भी देखा था कि आपके अंदर पार्टनरशिप डीड बनना चाहिए।
तो एलएलपी बनाते टाइम आपके पास में एलएलपी एग्रीमेंट बनना चाहिए सर। कंपनी बनाते टाइम भी एग्रीमेंट बनता है क्या? उसी को तो हम महुआ अहुआ बोलते हैं, एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो क्या है? कंपनी के साथ में उसके सब्सक्राइबर एग्रीमेंट कर रहे हैं, सिंपल। वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन रहेगा। नितेश, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है? जो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग कर सकता है वो सारी एक्टिविटी कर सकता है। कल अपन ने कंपनीज एक्ट में देखा था, इट कुड हैव इट्स ओन बैंक अकाउंट, इट कुड ट्रांजैक्ट ऑन इट्स ओन बिहाफ। करेक्ट है। कॉमन सील और भी कहीं पढ़ा था। ईशान, कॉमन सील कहाँ पढ़ा था अपन ने? बेटा ईशान तू म्यूट पे है। वंशिता, कंपनीज एक्ट के फीचर्स में पढ़ा था। कंपनीज एक्ट के क्या फीचर्स थे? मेरे को याद ही नहीं ऐसा कुछ। टी नहीं था ना? टी से, ओ से कुछ था, पी से, सी से, एल से, ए से, एस से, सेपरेट लीगल एंटिटी का फेमस केस लॉ सैलमन वर्सेस सैलमन। सैलमन वर्सेस सैलमन का अपोजिट हर्षा क्या होता है? सैलमन वर्सेस सैलमन का मतलब बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका एक्सेप्शन बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ईशा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल शैल बी डन इन व्हाट केसेस? फॉर्जरी, ट्रेडिंग विथ एनिमी, टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, ओके, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन और फॉर्मिंग ऑफ सब्सिडी टू एक्ट एज देयर एजेंट्स। करेक्ट है। रिया, व्हाट डू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स? Which are beyond the power of the company या which are beyond the power of their own powers? अच्छा श्रद्धा, अगर किसी डायरेक्टर ने कोई एक ऐसी एक्ट कर ली जो उसके पावर के बियॉन्ड है लेकिन कंपनी के पावर के अंडर में है तो नहीं, वो अल्ट्रावायरस नहीं होगा। तो क्या मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं? श्रद्धा, नहीं, मैं रेक्टिफाई नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं। ठीक है। कृतिका, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? इंडोर मैनेजमेंट मतलब वो आउटसाइडर को बताता है। वो आउटसाइडर को बचाता है। इसका अपोजिट? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके। वंशिता, टाइप्स ऑफ कंपनीज में ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, on the basis of control. आकांक्षा हेल्प कर। on the basis of members और जाओ जल्दी पीछे और देखो। हाँ, on the basis of capital और कुछ है कि हो गया? जाओ जल्दी पीछे कंपनीज एक्ट में ढूंढो कहाँ पे। अदर कंपनीज। हाँ, हेड्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, सीएस वालों को तो पक्का है।
क्योंकि उनको 4 ऑप्शंस में पूछ सकते हो तुम लोगों को। वंशिता ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बताना। लिस्टेड और अनलिस्टेड। हर्षा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल बताना। सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। पॉज लेके पूछ रहा हूं 1 सेकेंड में। पलक, पलक कैन यू हियर मी? एसोसिएट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी होती है? क्या याद नहीं किया? ओके सिमरन, श्रद्धा, अरे इमनजोत भी है। इमनजोत म्यूट पे है तू। इमनजोत हाँ। शेयर कैपिटल 20 to 50% होल्ड कर। 20 से ज्यादा, 50 से कम, या 20 से कम 50 से ज्यादा? 20 से ज्यादा 50 से कम। हाँ, ऐसी कोई फिगर नहीं जो 20 से कम हो लेकिन 50 से ज्यादा हो, तो दिमाग मत लगाना। हाँ ओके। सब्सिडरी कंपनी मतलब? साक्षी, आवाज नहीं आ रही है साक्षी तेरी, याद नहीं आ रहा। ईशा, पेरेंट कंपनी। अरे माते, पेरेंट कंपनी क्या? होल्डिंग कितना होता है उस कंपनी के अंदर? सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी का कितना % शेयर होता है? 51 नहीं। पूछ पूछ, बुलबुल से पूछ, वो बताएगी। बुलबुल कितना होता है? थप्पड़ मार रहा हूँ तेरे को मैं एक। मैं सब्सिडरी की बात कर रहा हूँ। तू काय का आंसर बोली? मैं हमेशा बोला कुछ भी होने के बाद में नींबू चख लेने का, सब उतर जाती है एक साथ। नींबू नहीं चखते ना तो ऐसा ही होता है। अभी क्या मौसम ऐसा हुआ है, बालकनी वालकनी में लेके बैठा है, एकदम माहौल वाहौल बना रही होगी, ऐसा मत कर। हाँ नहीं, मैं तो पीता ही नहीं ना। एसोसिएट कंपनी का आंसर दे रही है तू, मैं तेरे को सब्सिडरी पूछ रहा हूँ। तेरे को आ नहीं रहा आंसर। देख कृतिका कैसे जोर बताती है फास्ट में। कृतिका क्या? कुछ नहीं, खाना खाया क्या पूछ रहा हूँ मैं। कंपनी वो होती है जो 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल रखती हो। अच्छा 100 रख दी तो फिर वही कंपनी बन जाती है होल्डिंग। क्या बन जाती है? अरे ओए, वो सब्सिडरी का नाम क्या होता है जिसमें 100% उसका होल्डिंग होल्ड करके रखता है? नितेश, होली ओन सब्सिडरी कैसे कर रहे थे तुम लोग? होली ओन सब्सिडरी, नॉर्मल सब्सिडी में 51% से ज्यादा और 100% होल्ड करके रखा है तो उसका नाम रहेगा होली ओन सब्सिडरी कंपनी। आया ख्याल में? ओके हाँ कैपिटल एक्सेस का क्या मीनिंग होगा? क्या क्या? कैपिटल एक्सेस को हेड्स में ना, कैपिटल एक्सेस टू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, उसमें अलग अलग रहेगा। एक रहेगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, बेसिकली लिस्टेड अनलिस्टेड रहेगा। लिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, अनलिस्टेड कंपनी जो नॉन लिस्टेड कंपनी है। एक रहेगा ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर्स इशू कर सकता है, लेट्स से 1 लाख रुपए तक के शेयर्स इशू कर सकता है, लेकिन कंपनी ने ऑथराइज शेयर कैपिटल जितना हमेशा करेगा जरूरी नहीं है, तो वो करेगा। सेकंड कौन सा आएगा? हाँ अरे नहीं रे, ऑथराइज नहीं, मैंने इशू कितना करके रखा है। इशूड शेयर कैपिटल है मेरा 70,000,
70,000 इशू किया है, इशू किया है ईशा। जरूरी नहीं है कि 70,000 रुपए दिए तो लोग खरीदेंगे उसको। लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया है वो इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब किया है 50,000 रुपए का, तो बट ऑफकोर्स ये जो बैलेंस जो रह गया कि मैंने 70,000 रुपए बांटने के लिए निकाले थे, लोगों 50,000 रुपए लेके गए, तो 20,000 क्या रहेगा? अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। आया ख्याल में? पक्का? ठीक है। उसके बाद में लिमिटेड लाइबिलिटी, कब से यही पढ़ रहे कि उसकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहने वाली है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, वो अपना बिजनेस मैनेज करने वाला है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम कितने होते हैं मेंबर्स? 2, मैक्सिमम? आ जाओ नीचे। Every LLP shall have at least 2 partners and shall have at least 2 individuals as a designated partner, out of which one shall be the resident in India. One shall be the resident in India. Resident मतलब कितने दिन रहना चाहिए उसने? पूरे 12 दिन रहना चाहिए, बराबर? 182 डेज से ज्यादा नहीं रहना चाहिए उसने। 182 से कम नहीं रहना चाहिए। 182 रहा तो चलेगा, 182 से कम नहीं रहना चाहिए। अभी कृपया करके बुलबुल ऐसा दिमाग ना लगाई कि वो सुबह 5 बजे उठ के चला गया जब 181 डेज ही हुए थे, तब तो उसको मैं दिन कंसिडर करूं या नहीं करूं। 182 डेज कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर्स इन एलएलपी। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं। सर एलएलपी का कोई एग्जाम्पल जो हमने देखा हो? सीए करने के बाद, सीएस करने के बाद आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे। आर्टिकलशिप के लिए बिग फोर्स होती है, एक होती है E&Y, एक होती है KPMG, एक होता है PwC, एक नाम क्या भूल गया मैं, डेलॉइट। दीज आर बिग फोर्स, नाम सुना है कभी? ये LLPs है ना, ये पार्टनरशिप फर्म है ना, ये कंपनी है, उनके बीच का है, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो है पार्टनर्स लेकिन एंजॉय करती है पूरे कंपनीज एक्ट के राइट्स। समझा? ओके। क्वेरी पूछा कोई? नहीं, ओके। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, याद रखना इसका मोटिव फॉर प्रॉफिट होना चाहिए। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बना सकती, वो आपको सेक्शन 8 कंपनी जाके बनाना पड़ेगा। तो सर क्या मैं सेक्शन 8 कंपनी के जगह एक एलएलपी फॉर्म कर सकता हूं जो गरीबों की मदद करती है? नहीं, एलएलपी का मोटिव हमेशा प्रॉफिट वाला होना चाहिए। सर हमें इस बार हमको लॉस हुआ तो, अरे प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, बट आप चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलएलपी नहीं बना सकते हो कि हम एक काम करते हैं, हम सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनाते। जैसे तिरुपति बालाजी एक सेक्शन 8 कंपनी है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो हम एक काम करते हैं, हम राम भगवान, कृष्ण भगवान, गणेश भगवान, इनके एक एलएलपी फॉर्म कर लेते हैं। 2 चाहिए थे, मिनिमम 182 डेज रहने चाहिए, तो इतने सालों से इंडिया में रह रहे, तो एक काम करता हम इन लोगों के एक एलएलपी बना लेते हैं। नहीं चलेगा, आपका प्रॉफिट वाला मोटिव होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी का प्रॉफिट मोटिव होता है क्या? वो तो क्या होता है, प्रॉफिट जमा करती है, जो प्रॉफिट होता है वो लोगों में बांट देती है अपने। क्या बात कर रहे हो, प्रॉफिट होगा तो लोगों में नहीं बांटेगा? अरे डिविडेंड तो देगा ना बॉस। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, कल पढ़ा था। वो सिर्फ अपने मोटिव के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए ही वो पैसा यूज कर सकता है। क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट बीच बीच में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट लर्न करने की जरूरत नहीं है। इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनी काइंड ऑफ एलएलपी। कोई कंपनी एलएलपी में जा सकती है, एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो। डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करने पड़ेंगे तो वो ई फाइल कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को। फॉरेन एलएलपीज मतलब जो एलएलपी हमने फॉरेन में जाके बनाई है वो फॉरेन एलएलपीज बन जाएगी। क्लियर है? एडवांटेजेस, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर, ऊपर वाला एक क्वेश्चन बना, नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन बना, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। सर बहुत सिंपल है,
LLP is organized and operate on the basis of agreement. सर एग्रीमेंट कहां से आया? ये यहां से आया, देख है. इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा उसी हिसाब से काम होगा. इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट. ये ज्यादा रिक्वायरमेंट के ऊपर तनाव नहीं देता है. ये आप इजीली इसके ऊपर फ्लेक्सिबल अपने रूल्स रेगुलेशन रख सकते हो, क्योंकि आपको खुद को एग्रीमेंट बनाना है, गवर्नमेंट एग्रीमेंट नहीं बनाने वाला है आपके लिए. थर्ड, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म. लास्ट, इट इज वेरी इजी टू डिसॉल्व. बनाना भी बहुत सिंपल है, इसको बंद करना भी बहुत सिंपल है. ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी. कब से गला फाड़ फाड़ के वही बोल रहा हूं कि इसमें लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहने वाली है. इट हैज अ वेरी फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर. इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है. आपको जितना पैसा लेके आना है उतना पैसा लेके आओ, क्योंकि आपको एग्रीमेंट बनाना है. आप खुद देखो आपके बिजनेस को कितना पैसा लगता है. सर कंपनीज एक्ट में कितना पैसा लाना है? अपन ने देखा कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उसमें भी. करेक्ट है. व्हाट आर द एडवांटेजेस of LLP? It is organized and operates on the basis of agreement. It provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements. Third, it is easy to form. Fourth, it is easy to dissolve. Fifth, all partners enjoy limited liability. Or sixth, it has a very flexible capital structure. आया ख्याल में? Sir, what are the features, salient features या characteristics of LLP? सर सारे लर्न करने हैं क्या? नहीं, कोई भी 6 से 8 लर्न कर लो आराम से. अपने पास कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 16 है अपने पास. 16 में से 8 करने, 50% कर लो. सिंपल है. बॉडी कॉर्पोरेट है सर, परपेचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी. ये दोनों पॉइंट हो गए अपने इसके कंपनीज एक्ट के. म्यूचुअल एजेंसी है. LLP एग्रीमेंट बना के काम करना पड़ेगा. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वापस कंपनीज एक्ट आ गया. कॉमन सेल, वापस कंपनीज एक्ट आ गया. लिमिटेड लाइबिलिटी, वापस कंपनीज एक्ट आ गया. मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टनर्स. मिनिमम हो गए 2, मैक्सिमम हो गए अनलिमिटेड. बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली. इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता रहेगा. इट कैन बी कन्वर्ट इनटू एनी फॉर्म ऑफ LLP. LLP कुड बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म ऑफ कंपनी, वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी. उसके डॉक्यूमेंट सारे ई फाइलिंग के थ्रू करने हैं, और हमेशा फॉरेन LLP हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी. समझा? मेरे को यहां तक पहले पढ़ के दो. कोई क्वेरी यहां तक? कुछ क्वेरी है तो पूछ लो. पक्का नहीं है? आवाज आ रही है ना मेरी? ओके. अब मुझे LLP इनकॉर्पोरेट करना है. सुबह कंपनीज एक्ट देखा था कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं. कंपनीज एक्ट क्या बोल रहा हूँ, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं. अब देखना है LLP में क्या करना है. सबसे पहले वापस वही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. सर कैसे? फॉर LLP टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 or more persons associated for carrying on a lawful business with the view to profit shall subscribe their name to an incorporation. The incorporation document shall be filed in such manner and with such fees as may be prescribed. कहां पे, कौन से ROC के पास देना पड़ेगा? जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो, विद द रजिस्टर्ड ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP इज टू बी सिचुएटेड. वही सेम बात है. स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड. There shall be filed along with the incorporation document a statement in the prescribed form. Statement in the prescribed form देना पड़ेगा. Made either by an advocate or a company secretary or a chartered accountant or a cost and works accountant. आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसपे साइन करेंगे ये 4 में से कोई भी एक इंसान, और आपको क्या बताया जाएगा उसमें, आपको क्या डिक्लेरेशन देना है. By anyone who has subscribed their name to the incorporation that all the requirements of the acts and the rules made thereunder have been complied with. उसमें भी देखा था कि हमने उसमें देखा था the above information is true and to the best of my knowledge. ऐसा एक डिक्लेरेशन देना है. सेम इसमें भी एक डिक्लेरेशन देना है, लेकिन आप अकेले खुद से नहीं दोगे. आपके जो लिखा हुआ फॉर्मेट है उसके ऊपर इन 4 में से किसी एक की साइन होनी चाहिए. या तो CA, या तो CS, या तो एडवोकेट, या तो फिर CWA, दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट. क्लियर है? ओके.
फिर टाइम पास करेगा अब इंसान ये। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शाल बी इन अ फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, शाल स्टेट द नेम ऑफ LLP, state the proposed business of LLP, address of LLP, name and address of each person to be the partner, मतलब partners का address, name and address of all of the designated partner, देखा ना, partner अलग, designated partner अलग, contain such other information as may be prescribed। सर आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखा रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी। और अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दे दी, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट और डिस्कस्ड अबाउट विच ही नोज टू बी फॉल्स, उसको पता है मैं गलत दे रहा हूं, जैसे कि इसको पता है उसकी स्पेलिंग नहीं है ये वाली, उसने गलत इंफॉर्मेशन दिया क्योंकि पैन कार्ड पे स्पेलिंग अलग है और उसने फॉर्म में अलग स्पेलिंग दिया है। और हु डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, गलत है पता नहीं लेकिन ये पता है कि सच तो नहीं है, कंफ्यूजन में हूं, उसको पनिशेबल ऑफेंस रहेगा विद द इम्प्रिजनमेंट विच कुड एक्सटेंड टू 2 years एंड अ फाइन विच कुड एक्सटेंड टू 5 lakhs। ये वाली पेनल्टी सिर्फ लर्न करना है। क्या भेजता हूँ व्हाट्सएप से। पनिशेबल रहेगा अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया तो 2 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन कैसा होगा, LLP क्या दे देगा, ROC क्या दे देगा LLP को, सब सही रहा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि कल जाके अगर उसको पता चलता है कि जो हमने ROC ने जो डॉक्यूमेंट दिया है, जो COI दिया है, वो COI पे सपोज हो सकता है जो डेट है वो 10 दिन पहले की थी, तो हम मानेंगे हमने 10 दिन पहले से कंपनी स्टार्ट कर दी, बाद में आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। कंक्लूसिव एविडेंस है, जो आपके COI पे लिखा रहेगा वो फुल एंड फाइनल रहेगा, उसमें अगर सामने वाले ROC की गलती भी हुई तो भी आपके पास में राइट है कि आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? कृतिका सोते सोते मत पढ़, नींद आ जाएगी। हाँ, और LLP को कितने दिन में नोटिस आ जानी चाहिए, COI आ जाना चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 14 days। या तो COI आ जाना चाहिए या अगर उसमें कुछ करेक्शन चाहिए तो उसने इंटीमेट कर देना चाहिए LLP को, ROC ने, कि 14 दिन के अंदर इंटीमेट करके बोलना चाहिए कि भाई साहब ये थोड़ी चीजें चेंज करो, सही नहीं है इसमें। क्लियर है? सर जरूरी है कि हम रजिस्टर करवाए अपने LLP को? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है सर, लेकिन कराने का फायदा क्या है? सबसे पहला है सुइंग एंड कैन बी सूड। आप किसी पे केस फाइल कर सकते हो, कोई आप पर केस फाइल कर सकता है। मतलब सर अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप किसी पे केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाला आप पे कभी भी केस फाइल कर सकता है। इससे अच्छा है रजिस्ट्रेशन कर दो ताकि आप सामने वाले पे कभी भी केस फाइल कर सकते हो। सेकेंड, acquiring, owning, holding and developing or disposing of property whether immovable or movable, whether tangible or intangible। अगर आपने रजिस्टर करवा दिया है तो आप अक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। आप अक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। कोई भी एसेट, वेदर इट इज अ टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट, वेदर इट इज मूवेबल एसेट और इमूवेबल एसेट। आया ख्याल में? थर्ड, हैविंग अ कॉमन सील, आप कॉमन सील रख सकते हो बट ऑफ कोर्स वो ऑप्शनल है। और लास्ट, डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स, आप वो सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, सारे सुख भोग सकते हो जो भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स को मिलते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप रजिस्टर्ड हो तो जो दूसरे रजिस्टर्ड कंपनीज है, LLPs है, उनको जो सुख सुविधा मिलेगी वो आपको भी मिलेगी। लेकिन आप अगर अनरजिस्टर्ड हो तो जो दूसरों को मिल रही है चीजें, फैसिलिटीज, वो आपको नहीं मिलने वाली है। आया ख्याल में? सिंपल है, मोदी जी ने बोला है गैस की सब्सिडी चाहिए, आधार कार्ड के थ्रू आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है तो आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा, अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके पास में सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज नथिंग बट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर सेल्फ। आया ध्यान में? पक्का? रिया समझा? वंश, इमनजोत, ओके। पढ़ के तो पहले यहां तक, स्टेप स्टेप पे चलते आगे।
यहाँ तक पढ़ के दो फास्ट। चलो चले। ओके, आवाज किसकी क्लियर आ रही है इसमें? ईशा तेरी आवाज क्लियर है ना? रीड कर सेक्शन 15। Every limited, sir. हाँ, Every limited liability partnership shall have either the words limited liability partnership बट ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी लिखो, पब्लिक हो तो पब्लिक लिखो, एलएलपी हो तो एलएलपी लिखो। ओके or the acronym LLP as the last word of its name. ओके No LLP shall be registered by a name which, in the opinion of the central government, is undesirable अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका नाम अनडिजायरेबल तो आप वैसा नाम नहीं रख सकते हो, या फिर or identical or to nearly resembles to that of any other partnership firm or LLP. या तो आपका नाम ऐसा है जो दूसरे की पार्टनरशिप या दूसरे की एलएलपी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम है या उससे मिलता जुलता नाम है, जैसे रिबॉक रिबुकी, ऐसा आप नाम नहीं रख सकते। जैसे ईशा इशू, ऐसे आप नाम नहीं रख सकते। हाँ ठीक है। Or the registered trademark or a ट्रेडमार्क होता है ना, किसी का नाम अपन कभी पढ़ते हैं, लेट्स से आपने कुछ ऐसा पढ़ा टाटा, और उसके आगे ऐसा एक ऐसा लिखा रहेगा, या फिर इसके जगह ऐसा लिखा रहेगा, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? ट्रेडमार्क है। अगर ये ट्रेडमार्क है मतलब इसने अपना नाम रजिस्टर्ड करवा के रखा है, आप ऐसा नाम नहीं उठा सकते। आया ख्याल में? बुक पे देखोगे तो आपके ऐसा दिखेगा, दैट इज कॉपीराइटेड। ओके, रिजर्वेशन ऑफ नेम, section 16. A person may apply in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for the reservation of a name set out in the application as the name of a proposed LLP. जो प्रपोज्ड एलएलपी, जो मैं एलएलपी बनाने वाला हूं, उसका नाम क्या रखना है, उसका एलएलपी, उसको रजिस्ट्रार को आपको एक नोटिस भेजनी पड़ेगी। ओके, या फिर हो सकता है आपने नाम पहले रखा है, अब आपको नाम बदलना है। जैसे वोडाफोन पहले हच था, उसके पहले सेलवन था, तो हो सकता है आपका नाम एग्जिस्टिंग में हो। पहला तो केस है कि आपको नई एलएलपी फॉर्म करना है, दूसरा है कि आपका एलएलपी बनी हुई, आपको नाम चेंज करना है, रिश्ता वही सोच नहीं करना है, तो उस टाइम पे आपको वापस अप्लाई तो करना पड़ेगा। ओके, अपॉन रिसिट, The name to which upon receipt of an application under subsection 1 and on payment of the prescribed fee. देख ले मारवाड़ी, फीस भी पे करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि नाम भेज दिया। हाँ, The registrar may, if he is satisfied, subject to the rules prescribed by the central government in the matter, that the name to be reserved is not one which may be rejected on any ground referred to in subsection 2 of section 15. इतनी बड़ी राम गाथा उसने ये बोला कि अगर आरओसी के पास में एप्लीकेशन आने के बाद में आरओसी को ऐसा लगता है कि इस पे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए,
तो वो आपका नाम 3 महीने तक एक रिजर्व करके रखेगा। 3 महीने तक रिजर्व करके रखने का मतलब ये होता है कि 3 महीने तक वो आपका नाम ऐसे साइड में लेके रखेगा और लोगों को बोलेगा कि अगर इस नाम के ऊपर किसी को दिक्कत है तो मेरे को अप्लाई करो। 3 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। जैसे मैंने अपनी एलएलपी का नाम, प्रपोज्ड एलएलपी का नाम रखा कि मेरे को मेरे एलएलपी का नाम रखना है टाटा एलएलपी, तो आरओसी उसको देखेगा, आरओसी एकदम से हाँ नहीं बोलेगा। आरओसी को अगर ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं है, उसको लगता है कि बॉस ये तो गलत है, तो हाथों 14 दिन में तेरे को बोल देगा बॉस ये तो गलत है। अगर आरओसी को लगता है कि मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है तो 3 महीने तक आपके नाम को रिजर्व रखेगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट करेगा। आपको जाके देखना पड़ेगा कि ये मेरे कंपनी का नाम और किसने उठाया है क्या। अगर ऑलरेडी ये जो टाटा कंपनी का टाटा नाम है, ये आकांक्षा का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो आकांक्षा को आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा, एक सूट फाइल करना पड़ेगा कि ओ भाई साहब ये मेरा नाम है, ये नाम आप उसको कैसे दे सकते हो। आया ख्याल में? ओके। चेंज इन नेम, चेंज इन नेम भी वही है, आपको जो भी नाम चेंज करना है वो 3 महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये इसकी पेनल्टी है, पेनल्टी लर्न नहीं किया तो चलेगा, छोड़ दो, सेम है। स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट, पहले नाम रजिस्टर करो, फिर एलएलपी इनकॉर्पोरेट करो और उसका एलएलपी का एग्रीमेंट बना लो। सर हाँ सर 8143 इसके सेक्शंस लर्न करने नहीं नहीं नहीं, कोई सेक्शन लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके कोई करने का जरूरत नहीं है। सेसेशन, सेसेशन मतलब टर्मिनेशन। आई होप टर्मिनेशन अब तो समझता ही है, खत्म होना। पार्टनरशिप इंटरेस्ट कब खत्म हो जाएगा? श्रद्धा रीड कर। हेलो हेलो। हाँ कहाँ से सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, सेक्शन 24। 24 a person may cease to be partner of a LLP in accordance with an agreement with the other persons or in the absence of agreement with the other partners as to cessation of being a partner by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partners of his intention to resign as partner. अगर मुझे रिजाइन करना है पार्टनरशिप फर्म से, एलएलपी से, तो मेरे को कम से कम 30 डेज नोटिस देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं उठा और मैं सोच रहा कि यार क्या यार बोर हो गया एलएलपी से, एक काम करता हूँ मैं इसको व्हाट्सएप डाल रहा हूँ कि मैं कल से नहीं आऊंगा। बॉस 30 दिन पहले बोलना पड़ेगा, 30 डेज प्रायर इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रायर इंटीमेशन और भी कहीं आया है जहां पे 21 डेज और 14 डेज के बारे में बात हुई है। सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या था वहां पे? नोटिस देनी चाहिए किसको? किसको? मेंबर्स को। ओके ठीक है ठीक है। सेकंड पॉइंट श्रद्धा। Person shall cease to be partner of a LLP अगर ये 3 में से कुछ हो गया तो ऑटोमेटिकली एलएलपी का पार्टनर नहीं बचेगा। कैसा देख लो, on his death or dissolution of the LLP. अभी वो पार्टनर था वही मर गया तो खास उसकी आत्मा तो बनेगी नहीं। या फिर अगर एलएलपी मर गई मतलब वो डिसॉल्व हो गई तो वो पार्टनर बना के रख नहीं पाएगा। ओके सेकंड। Or if he is declared to be of unsound mind by अगर वो अनसाउंड माइंड का हो गया तो बट ऑफ कोर्स है वो ऑटोमेटिक पार्टनर नहीं बनेगा। हाँ or if he has applied to be adjourned as an insolvent or declared as an insolvent. या तो अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ, अनसाउंड माइंड का नहीं है लेकिन उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया या वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑटोमेटिक वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। ऊपर अपन ने देखा था पार्टनर बनने के लिए वो 3 चीजें का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसमें अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पड़ा था, याद है? सेम चीज। ओके Where a person has ceased नहीं इसका कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ खुद से रीड कर लेना, क्वेश्चन इस पे नहीं बनने वाला है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अरे एक बात बताना, पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है या होल्डिंग आउट क्या होता है? दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। जो पार्टनर है नहीं लेकिन अपने आप को वहां का पार्टनर बताता है, कैसे?
अब है ना, इमनजोत के पास में लेट्स से आईफोन है जो उसको सेल आउट करना है। हर्षा इमनजोत से नहीं खरीदने वाली है, तो इमनजोत ने क्या बोला, श्रद्धा तू हर्षा को बेच सकती है तो बता। तो क्या होता है, इमनजोत और हर्षा का कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। श्रद्धा आई, श्रद्धा क्या करती है, बिना इमनजोत को पूछे हर्षा को बोलती है, हर्षा मेरे पास में आईफोन है। कौन सा वाला है वो, इमनजोत का। ये आईफोन तू 10,000 में लेती है क्या? क्या बोला उसने, ये मेरा आईफोन है, ये 10,000 में मैं तुझे सेल आउट करने के लिए निकालती हूं, तू परचेस करती है क्या? आइडियली ये फोन किसका था, इमनजोत का। इमनजोत ने उसी टाइम पे रोक देना चाहिए था जब उसको पता चला कि श्रद्धा क्लेम कर रही है कि वो आईफोन उसका है, तो इमनजोत ने हर्षा को बोलना चाहिए था कि ये आईफोन उसका नहीं मेरा है। बट इमनजोत ने कुछ नहीं बोला, शी स्टैंड टू बी साइलेंट। उसने बोला कि मैं चुप रहती हूँ, अच्छा ना मेरा फोन चले जाएगा एक बार का। इसको पता रहते हुए भी श्रद्धा उसको क्लेम कर रही है कि ये फोन मेरा है, और श्रद्धा ने हर्षा को फोन बेच दिया। बाद में इस फोन में कोई तो भी प्रॉब्लम आई तो ये हर्षा श्रद्धा के पास में आके बोलती है मुझे मेरा फोन वापस चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तब श्रद्धा बोलती है ये फोन तो मेरा कभी था ही नहीं, ये फोन इमनजोत का था, जिसका फोन है उसको जाके मांग। इस केस में यस, वो श्रद्धा ये बात के लिए सही है कि वो उसकी ओनर नहीं है, बट सिंस वो रियल ओनर के सामने अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी कि वो उसकी ओनर है, तो ये ऑटोमेटिकली ओनर बन गई। ये ओनर का नाम होता है ओनर बाय एस्टॉपल या बाय होल्डिंग आउट। यहां पे ओनर के जगह पार्टनर डाल दो, जो पार्टनर है नहीं लेकिन दूसरों के सामने बोलता है कि मैं इस एलएलपी का, इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, और उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, और बाद में जब लाइबिलिटी आती है तो बोलता है अरे मैं तो इस फर्म का पार्टनर हुई नहीं। उस टाइम पे कोर्ट बोलेगा तूने होशियारी मारी थी ना लोगों के सामने कि तू उसका पार्टनर है, और तेरे सामने जब दूसरे एक्चुअल रियल पार्टनर्स जब खड़े थे तब उन्होंने भी मना नहीं किया। तो ऐसे केस में यस, यू वुड बी कंसिडर एज अ पार्टनर, और वो पार्टनर का नाम रहेगा पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। क्लियर है? डेफिनेटली लॉस बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट में ये हाथ नहीं मारेगा। क्लियर है? ओके, होल्डिंग आउट का गया। वंशिता रीड करना। Represents himself, who is not actual the person, but he represents himself. Okay. Or knowingly promise himself to be represented, to be a partner in a LLP, is liable to any person who has, on the face of any such representation, given credit to the LLP, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so given credit. Basically, अगर आप सामने वाले को कुछ ये समझा रहे हो कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं और उस हिसाब से आप काम कर रहे हो, और सामने वाला आपके ऊपर फेथ रख के आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट पे माल दे रहा है या कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तो आपकी लाइबिलिटी बट ऑफ कोर्स वापस जनरेट हो जाएगी। एट दैट केस ऑल्दो आप उस फर्म के ऑन रिकॉर्ड पार्टनर नहीं हो, बट आप पार्टनर रहोगे, पार्टनर बाय एस्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्लियर है? आइडियली पार्टनरशिप की एलएलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, बट जब आप फ्रॉड करोगे ना तब आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, याद रखना। हर्षा रीड कर। हर्षा है कि गई? है हाँ, रीड कर। उसको नजदीक लेना माइक। ठीक है। However, in case any such act is carried out by a partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is क्या बोला इसने? LLP विड बी लाइबल सेम एज द पार्टनर। मतलब क्या बोल दिया? LLP की लाइबिलिटी इक्वल टू पार्टनर की लाइबिलिटी। बेसिकली वही तो बोल रहा हूँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाएगी आपकी।
ठीक है, बस जाने दो। सेक्शन 31 विसल ब्लोइंग, सीटी बजाना नहीं। विसल ब्लोइंग मतलब कोई भी गलत चीज जो हो रही है उसको रिपोर्ट करना, चुगली करना बेसिकली। तो कल जाके अगर एलएलपी में कोई भी गलत चीज हो रही है और आपने उसके बारे में कंप्लेंट किया तो यू आर विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर इज अ गुड पर्सन, उसको नेगेटिव पर्सन मत समझना। विसल ब्लोअर इज अ गुड पर्सन, वो कंपनी को बचाता है, कंपनी और गलत करे उसके पहले। क्लियर है? नितेश रीड कर। The court or tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of the LLP. उस सीआईडी वगैरह में बहुत सी बार अपन देखते ना कि या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपन देखते कि अपन वो बोलता है सामने वाले को कि वैसे तो तुमको 10 साल की जेल हो जाएगी, लेकिन अगर तुम मुझे और जो भी मुजरिम है उनको पकड़ने में हेल्प करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि तुमको कम से कम सजा होवे। ये डायलॉग सुनते हैं ना अपन। तो वो जब हेल्प करता है ना, वो जब बताता है ना कि वो इंसान ने भी किया था, वो इंसान ने भी किया था, वो इंसान ने भी किया था, दैट एक्ट इज नथिंग बट विसल ब्लोइंग। वो चुगली कर रहा है। ऐसे केस में आपको हेल्प करेंगे कि आपकी पेनल्टी, आपकी लाइबिलिटी कम करे ताकि आप सामने आके हेल्प करो हमको। ओके, वापस रीड करना 0 से। The court or tribunal may reduce or waive any penalty liable against any partner or employee of a LLP if it is satisfied that such partner or employee of a LLP Such partner has provided useful information during investigation. और second, when any information given by any partner or employee whether or not during investigation when such any information given leads to the LLP or any act convicted under this act। मतलब बेसिकली उसने इन्फॉर्मेशन दी तब आपको पता चला कि LLP में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। तो अब जब आप उस कंपनी के पार्टनर हो तो आप पे भी लाइबिलिटी आने वाली है, लेकिन आपने हेल्प किया ना तो आपकी लाइबिलिटी सबसे कम करके देंगे वो। नहीं तो ऐसा रहेगा कि सबको इक्वल लाइबिलिटी, तो मैं बोलूंगा ही क्यों जाके सामने से। ओके, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में वापस वही चीज है। हाँ, ये लिवाइबल का क्या मीनिंग है? लिवाइबल कहाँ पे? वो फर्स्ट पेनल्टी लिवाइबल अगेंस्ट whistleblowing में सब वही विसल ब्लोइंग में the court or tribunal may reduce or waive any penalty लेविएबल, अप्लीकेबल। लेविएबल मतलब जो लगने के लायक है, लगने के योग्य है। अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल वर्ड डाल के उसको पढ़ समझ जाएगा। ओके, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में अपन ने ऊपर देखा था प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। किस चीज के रिगार्डिंग? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट अगेंस्ट द अफेयर्स ऑफ ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। उसने साल भर में क्या काम किया, कैसे काम किया? बेसिकली कुछ नहीं, तुम्हारा बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स ऑन द कैश और एक्रूअल बेसिस। बट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। अकाउंट्स पढ़ते हो तो डबल एंट्री होता है ना, जेत्रो क्रेडिट ओत्रो डेबिट होता है ना। ओके, शैल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब। उतने सालों के लिए जितना आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा उतने सालों के लिए आपको रखना पड़ेगा। साथ में आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी भी देना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी मतलब हम सॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट नहीं हुए, उसकी एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि देख लो भाई हमारे पास में लाइबिलिटी 100 की है तो एसेट्स 110 की है, मतलब हम सॉल्वेंट है। इसका एक आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी हर 6 महीनों में। एवरी एलएलपी शैल विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? इसके 6 महीनों के अंदर आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं किया तो ये आपकी पेनल्टी है। पेनल्टी लर्न करना तो करो, नहीं करना है मत करो। आपको एनुअल रिटर्न भी देना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न मतलब बेसिकली एनुअल, हर साल में हमने कितने पैसे के ऊपर रिटर्न कमाया, बेसिकली इनकम टैक्स। एनुअल रिटर्न और भी कहीं तो भी आया था, आज याद नहीं आ रहा मेरे को। प्रोमोटर में क्या आया था? प्रमोटर। हाँ, क्या था प्रमोटर में? 1 मिनट रुकना। सिमरन, प्रमोटर सिमरन आज थी सुबह?
लेट ज्वाइन हुई थी, हाँ। प्रमोटर में थी? नहीं। रिया? आवाज आवाज। Promoter is a first director. ना ना, डिफाइन प्रमोटर, डेफिनेशन है प्रमोटर की पूरी। लेट ज्वाइन हुई थी तू? ओके। Promoter has been defined under section 2 subsection 69 of Companies Act 2013. Promoter is the person whose name has been mentioned as such in the prospectus or in its annual return under section 92. याद है ना ईशा? 91 नहीं 92 था, तूने बोला था 91। Second, who has the control over its affairs of the company whether directly or indirectly, whether as a shareholder or director or otherwise. Or third, in accordance with whose ADI, advice, direction and instruction the board of directors are accustomed to act. याद है डेफिनेशन? ओके। कन्वर्जन ऑफ एलएलपी मैंने पहले ही बोला था, आप चाहो तो प्राइवेट कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हो, अनलिस्टेड से एलएलपी में हो सकते हो, या फर्म से एलएलपी में हो सकते हो। इसको लर्न कुछ नहीं करना है, इसे पढ़ने के लायक क्या है। इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अपन ने पढ़ लिया। 4 इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? नितेश हेल्प करना जरा। सूड एंड कैन बी सूड, कॉमन सील, होल्ड, अक्वायर, ओन, डिस्पोज ऑफ, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, वेदर मूवेबल और इनमूवेबल। और लास्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में था एकदम, may suffer all such other body corporate may do or suffer. Okay. Winding up and dissolution. Winding up of LLP wind up कब होगी? Circumstances, ये next question बनता है। In what circumstances would the LLP be wound up? LLP कब कब wound up हो सकती है? ठीक है, कृतिका रीड कर। आकांक्षा मेरी आवाज आ रही है? तेरी आवाज क्लियर आएगी? आकांक्षा रीड कर। Circumstances in which LLP may be wound up by the tribunal. If the LLP decides that LLP be wound up by the tribunal, if for a period of more than 6 months, the number of partners of the LLP is reduced below 2. सबसे पहला LLP वाउंड अप कब हो जाएगी? जब ट्राइब्यूनल सोचेगा तब। सेकंड वाउंड अप कब हो जाएगी? जब 6 महीनों से ज्यादा का टाइम हो गया और 2 से कम के डायरेक्टर्स बचे। अपन ने ऊपर देखा था ना, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, 2 पार्टनर्स चाहिए। 2 से कम हो गए और 6 महीने का बिजनेस हो गया तो लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन उस टाइम पे हो सकता है गवर्नमेंट आके बोले कि भाई साहब वाउंड अप करो। थर्ड, उसकी डेट्स पूरी नहीं कर पा रही है, बेसिकली इंसॉल्वेंट हो रहा है। ओके। भारत के संविधान के अगेंस्ट में उसने कुछ गलत काम किया है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है, एलएलपी बंद हो जाएगी। ओके। अब भी अपन ने ऊपर में पढ़ा कि उसको हर 6 महीने में ये देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी देना पड़ता है और एनुअल रिटर्न भी देना पड़ता है। तो अगर उसने लगातार 5 साल, सर लगातार कहां सा वर्ड पकड़ा आपने? कॉन्जिक्यूटिव। लगातार 5 सालों में या तो इसका या तो इसको फाइल करने का उल्लंघन किया हो तो, या तो आया ध्यान, मतलब दोनों में से एक कर दिया तो चलेगा, बट दोनों में से एक भी नहीं किया तो गया। समझा? दोनों करने चाहिए, दोनों में से एक करने चाहिए। दोनों नहीं किए तो मर गए, दोनों में से एक किए तो ओके। ओके। और लास्ट में वो मम्मी वाला रूल देख लो, तुमको जो अच्छा लगता है कर लो। इफ इन द ओपिनियन ऑफ द ट्राइब्यूनल इट इज इक्विटेबल एंड जस्ट टू क्लोज डाउन द बिजनेस, ऐसे केस में आपका एलएलपी वाइंड अप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। टोटल 5 केसेस। पहला, ट्राइब्यूनल को लगता है तब। सेकंड, 2 से कम पार्टनर्स हो गए और 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया तब। जब आप अनेबल टू पे योर डेट्स है, जब आपने इंटीग्रिटी सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया या स्टेट और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में काम किया तब।
या तो फिर आपने जब अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी रिपोर्ट या एनुअल रिटर्न पर लगातार 5 सालों तक नहीं भरा तो, और लास्ट व्हेन इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू डू सो अकॉर्डिंग टू ट्राइब्यूनल। क्लियर है? कुछ डाउट है श्रद्धा? नहीं। ओके बुलबुल रीड कर जो बॉक्स है। कौन सा? है? अरे नहीं दी ये बॉक्स, कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन। सब सेक्शन 1 बेटा, कोई बात नहीं, खा ली तू बीच में। हाँ हाँ, shall be while it is in session, सेशन में बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद में कोई डिसीजन आएगा आपके लिए। ओके for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions। 30 दिन तक का टाइम मिलेगा आपको, 30 दिन में आपको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास करना है, बस खत्म। बेसिकली ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब एलएलपीए के लिए अगर आपको कोई भी नई चीज लाना है तो आपको बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की परमिशन लेना पड़ेगा। 30 दिन का आपके पास में टाइम रहेगा। सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज है, इसलिए वो मिसलेनियस में डाल के रखा है। बट आईसीएआई होशियार है, कभी कभी मिसलेनियस पे क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तक लोग मिसलेनियस को छोड़ के बचा हुआ सब कुछ पढ़ लेते, तो उसको भी इतनी इज्जत देना। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला है, बट वो है कि ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। डिफरेंसेस करने हैं एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बारे में, एलएलपी और एलएलसी के बारे में, दैट इज कंपनी के बारे में। होमवर्क नहीं है, पहले अभी के अभी डिफरेंस करो, पढ़ो उसको क्या है, और कुछ नहीं समझा तो अभी के अभी पूछो। मैंने ऑलरेडी एलएलपी पढ़ाया, कंपनीज पढ़ाया, एलएलपी पढ़ाया, पार्टनरशिप पढ़ाया, ये स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। खुद सोचो कि क्या होना चाहिए था और अगेंस्ट में क्या है। कोई डिफिकल्टी है तो हाथों हाथ अभी पूछो, ठीक है? पढ़ो।